जैन साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर, और उसमें हम पढ़ चुके हैं अब तक जो है हमारे जो नाथ सिद्ध जैन साहित्य कंप्लीट हो चुका है। और अब हम बात करेंगे रासो साहित्य के बारे में। रासो साहित्य हम जैन साहित्य का विस्तार से व्याख्या सहित बढ़िया एक टू द पॉइंट चर्चा कर चुके हैं। अब रासो साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। और अब तक जो है मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और साथ के साथ रिवीजन कर रहे होंगे। शनिवार रविवार को जो है हमारी लाइव क्लास रहेगी। उस लाइव क्लास में शुक्रवार को मैं बता दूंगा आपको कि लाइव क्लास कब रखेंगे। उसमें जो शुक्रवार को या फिर शनिवार रविवार 3 दिनों में से कभी भी एक दिन लाइव क्लास रखेंगे, जिसमें अपन जो 6 दिन पढ़ेंगे उसका रिवीजन करेंगे। मुख्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रश्नोत्तरी करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो आप अच्छे से रिवीजन करते रहें, तैयारी करते रहें। और आप सबको पता है कि वैकेंसी जो है बहुत जल्द आने वाली है, तो अब जो है समय को व्यर्थ ना गंवाएं और तैयारी में जुट जाएं। तो बात करें रासो साहित्य की, तो रासो साहित्य सबसे पहले बात करते हैं। टू द पॉइंट चलेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। टू द पॉइंट क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। साथ के साथ नोट्स बनाएं और रिवीजन, डेली रिवीजन जो है इंपॉर्टेंट है, डेली रिवीजन करें। आज जो पढ़ा है उसका कल सुबह मॉर्निंग में 5-10 मिनट निकाल के रिवीजन जरूर करें, ठीक है। ये नहीं कि ठीक है कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात करें समय की, रासो साहित्य का समय कब से कब माना जाता है। समय जो है वो है 10वीं सदी से 14वीं सदी तक। 10वीं सदी से 14वीं सदी, 10वीं सदी से 14वीं सदी तक जो है रासो साहित्य लिखा गया है। इसका समय माना जाता है रासो साहित्य का। जो देखो वैकेंसियाँ जब आएगी तो और फिर तैयारी स्टार्ट करोगे तो फिर आपके पास समय बहुत कम बचेगा। इसलिए अब सीरियस होकर गंभीर रूप से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, सिलेक्शन लेना है तो। बाकी अगर आपको ठीक है कि वैकेंसी सर हम तो वैकेंसी आएगी उसी दिन से तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो फिर वो आपकी मर्जी है। मेरा यही कहना है कि एक छोटे भाई के नाते, बड़े भाई के नाते आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बिना समय को व्यर्थ गंवाएं, बिना किसी भी द्वंद्व में भटकाव में उलझे बिना, ठीक है। समय को व्यर्थ ना गंवाएं। ये देखो पीक पॉइंट है ना, इस समय जिसने सदुपयोग कर लिया वह जीत जाएगा, इस अपने सिलेक्शन ले लेगा। तो समय जो है 10वीं सदी से 14वीं सदी तक रासो साहित्य का समय माना जाता है, लिखा गया है। और बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है रासो साहित्य का जो विवरण है वो वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। तो इसे नोट कर लेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण, रासो साहित्य का जो विवरण है, यानी रासो साहित्य का रासो साहित्य का विवरण किस में दिया है, तो वो दिया है वीर गाथा काल के अंतर्गत। वीर गाथा काल क्या है, आदिकाल है ना। वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। पहली बात, 10वीं सदी से 14वीं सदी तक का समय है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है या किया है। बात करते हैं कि आचार्य शुक्ल ने जो है वीर गीत जो परंपरा रही उसका प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो बिसल देव रासो को मानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप नोट कर लें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम जो है ग्रंथ क्या माना इन्होंने, प्राचीनतम ग्रंथ माना बिसल देव रासो को। बिसल देव रासो है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है वीरगीत परंपरा का जो प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो बिसल देव रासो है, ठीक है। बात करते हैं स्थान जहाँ रासो साहित्य सर्वाधिक लिखा गया है, तो इसका स्थान है क्षेत्र
स्थान या क्षेत्र क्या है? तो आप सभी को पता है रासो साहित्य सर्वाधिक कहाँ लिखा गया है? राजस्थान में ना, राजस्थान, राजस्थान, मारो रंगीलो राजस्थान है ना। और रासो साहित्य को चरण साहित्य भी कहा जाता है, ये भी आप नोट कर लें कि रासो साहित्य को कौन सा साहित्य भी कहा जाता है? चारण साहित्य भी कहा जाता है, चारण साहित्य भी कहा जाता है। ठीक है, रासो साहित्य को चरण साहित्य भी कहा जाता है, यहाँ तक नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो रासो साहित्य समय हो गया 10वीं सदी से 14वीं सदी तक, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का जो विवरण दिया है वह वीर गाथा काल, और वीर गाथा काल ही क्या है? आदिकाल है, उसके अंतर्गत दिया है ना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का जो प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है वह है बीसल देव रासो माना उन्होंने। और रासो साहित्य जो है सर्वाधिक लिखा गया है राजा महाराजाओं के टाइम पे, तो वह जो है सर्वाधिक राजस्थान में लिखा गया है इसका क्षेत्र। और रासो साहित्य को ही चारण साहित्य कहा जाता है, क्योंकि जो रासो साहित्य लिखने वाले जो कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, वह भाट चारण जाति के हुए हैं, इसलिए इसको चारण साहित्य भी कहा जाता है। इन्होंने अपने राजा महाराजाओं के युद्धों की, वीरता की, उनके प्रशंसा की बारे में जो भी लिखा है वो चारण साहित्य इसलिए कहा जाता है, इसलिए रासो साहित्य को चारण साहित्य भी कहा जाता है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। अब बात करते हैं जो रासो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसकी किस प्रकार रासो शब्द आया, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, चलते हैं आगे। अगर आपको यूँ लगे कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा है या फिर कम है तो आप अपने हिसाब से देख लें ना, स्पीड बढ़ा के देख लें या फिर रोक के देख लें, और वीडियो को एक बार में नहीं तो 2 बार देख लें, और नोट्स साथ के साथ ज़रूर बनाएं। जो क्लास आती है उसी क्लास के देखने के साथ साथ नोट्स भी बना लें, यूँ नहीं कि पहले क्लास देख लेंगे फिर बाद में जब टाइम मिलेगा तो नोट्स बना लेंगे। नोट्स साथ के साथ बनाएं, रिविज़न जो है नोट्स से ही होगा ना, तो नोट्स इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति रचना, किस तरह रासो शब्द की रचना हुई, रासो शब्द बना। ठीक है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति। अब रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में देखो, सबसे पहले बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली जो सीरीज चला रखी है मैंने, अगर आप उसे देख रहे होंगे, उसे फॉलो कर रहे होंगे, तो वहाँ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है वह इसमें नोट करवा रखा है मैंने। इस रासो शब्द की व्युत्पत्ति संबंधित उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन उसमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज़ में आप लेक्चर की तैयारी करो या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करो या फिर टीजीटी पीजीटी जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, वहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज हो गई, आचार्य प्रसाद द्विवेदी की बुक हो गई हिंदी साहित्य का उद्भव विकास हो गया है ना, और डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हो गया, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हो गई। ये 3-4 ग्रंथ ऐसे अगर इनको नहीं पढ़ाया आपने तो फिर आप जो एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको कहीं ना कहीं कमी रहेगी आपके। बाकी जो अभी जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा तो इसमें मैं वो सारी बुक्स का सारांश और जहाँ तक होता है बेटर पूरा कंटेंट इकट्ठा करके आपको दे रहा हूँ ताकि आपको वह इतना मेहनत करनी नहीं पड़े। लेकिन वह सीरीज जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली सीरीज तो आपको देखनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो बात करते हैं रास शब्द की व्युत्पत्ति, तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है और किस शब्द से उन्होंने माना है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है नरपति नाला ने लिखा है बिसल देव रासो, तो उसमें एक शब्द आया रसायन शब्द, उस रसायन शब्द से जो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो साथ के साथ लिख लेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नरपति नाला द्वारा नरपति नाला द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ इनका? बीसल देव रासो। बिसल देव रासो के बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे जब रासो जो है साहित्य की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करेंगे, तब बिसल देव रासो के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नरपति नाला द्वारा रचित बिसल देव रासो में रासो शब्द की बिसल देव रासो में आया शब्द, एक शब्द है उसमें, एक पद दिया गया उसमें एक शब्द है
में आया शब्द रसायन। कौन सा शब्द है? रसायन। एक पद दिया गया है, उस पद में आया रसायन शब्द। बिसल देव रासो में आया शब्द रसायन से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नरपति नाला द्वारा रचित बिसल देव रासो में आया शब्द रसायन से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। ठीक है। अब बात करते हैं अलग अलग विद्वानों ने किस किस से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तरफ आप लिख लेंगे रासो शब्द की उत्पत्ति विद्वान और शब्द, तो नोट कर लें। इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। रासो शब्द की व्युत्पत्ति और प्रमुख विद्वान कौन से शब्द में मानते हैं ना, तो विद्वान एक तरफ सारणी बना लें, विद्वान और शब्द, जिस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। तो पहला है, पहले विद्वान है गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी राजसूय शब्द से मानते हैं ना, राजसूय, राजसूय शब्द से क्या मानते हैं? गारसा दत्तासी राजसूय शब्द से मानते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति। बात करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन की, जॉर्ज ग्रियर्सन के ना, जॉर्ज ग्रियर्सन की, तो ये मानते हैं राजा देश शब्द से, राजा देश, राजा देश शब्द से जो है यह शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। और बात करते हैं विंदेश्वरी प्रसाद, विंदेश्वरी प्रसाद, विंदेश्वरी प्रसाद जो मानते हैं वह राजयश मानते हैं, राजयश, विंदेश्वर प्रसाद मानते हैं राजयश हैं। और बात करते हैं आगे, तो महापाध्याय, महामहोपाध्याय, महामहोपाध्याय ना, महामहोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री, ये किस शब्द से मानते हैं? ये भी मानते राजयश हैं, राज यश शब्द से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। महामहोपाध्याय प्रसाद शास्त्री भी। बात करें अगले विद्वान की, तो जो डॉक्टर बच्चन सिंह है, डॉक्टर बच्चन सिंह और नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। अब इन दोनों को याद रखने की तो ट्रिक है कि जैसे नंद के दुलारे कौन थे? भगवान कृष्ण। वह क्या कर रचाते थे? रास रचाते थे। और उनके साथ और बच्चे भी क्या करते थे? वो भी रास रचाते थे। तो डॉक्टर बच्चन सिंह और नंद दुलारे वाजपेयी, तो रास शब्द से जो है वह किसकी उत्पत्ति मानते हैं? रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, नंद के दुलारे कृष्ण थे, कृष्ण रास रचाते थे, रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह, बच्चे भी क्या थे? रास रचाते थे कृष्ण के साथ, तो दोनों ही जो है रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लें एक बार और स्क्रीनशॉट ले लें। तो गारसा दत्तासी जो है राजसूय शब्द से मानते हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन जो है राजादेश शब्द से मानते हैं। विंदेश्वरी प्रसाद और महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जो राजस से, डॉक्टर बच्चन सिंह और नंद दुलारे वाजपेयी जो है राज शब्द से जो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। ठीक है। चलिए आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, लिख लिया होगा। चलते हैं आगे। 6 विद्वान हो गए, 13-14 विद्वानों के द्वारा और भी दिया गया, उनके बारे में बात करेंगे। तो राजसूय, राजादेश, विंदेश्वरी प्रसाद, राजयश, महामहोपाध्याय प्रसाद, राजयश, बच्चन और नंद दुलारे वाजपेयी राज शब्द से मानते हैं। अगले विद्वान की बात करें तो अगले विद्वान है रामचंद्र शुक्ल। आपको पता ही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने लिखवा दिया आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये मानते हैं रसायन से, है ना, रसायन।
रसायन शब्द से मानते हैं। रसायन शब्द से आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास, कविराज जो श्यामल दास है वह किससे मानते हैं? वो मानते हैं रहस्य से, रहस्य शब्द से। कविराज श्यामल दास मानते हैं रहस्य शब्द से। और नरोत्तम स्वामी जो है, नरोत्तम स्वामी मानते हैं, नरोत्तम स्वामी मानते हैं रसिक, रसिक शब्द से, रसिक शब्द से। नरोत्तम स्वामी रसिक शब्द से मानते हैं। और बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं रासक शब्द से, रासक, रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। और सर्वमान्य मत भी इन्हीं का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का सर्वमान्य, सर्वमान्य मत भी किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है सर्वमान्य मत भी, है ना, सर्वमान्य मत रासक शब्द से मानते हैं। और अगले जो है रासक शब्द से कौन मानते हैं? तो मानते हैं दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा भी जो है वो रासक शब्द से मानते हैं, रासक। नोट कर लें आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो रसायन शब्द से मानते हैं। कविराज श्यामल दास जो है रहस्य से मानते हैं। नरोत्तम स्वामी रसिक से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और दशरथ शर्मा जो है रासक शब्द से जो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। अब बात करते हैं आगे, दो चार विद्वानों के और भी कथन उसके मैंने याद शब्द किसके मानते हैं उसके बाद बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे रासो साहित्य की विशेषताओं के बारे में। तो 11 हो गए। दशरथ शर्मा रासक से मानते हैं, उसी प्रकार माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद, माता प्रसाद गुप्त भी रासक से मानते हैं, रासक, है ना। और इसके अलावा गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त जो है वो भी किससे मानते हैं? रासक से मानते हैं, रासक से, है ना। और बात करें लास्ट में तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, है ना, राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ये किससे मानते हैं? राउस या रास, राउस या रस, या रस, राउस या रस सबसे रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। लास्ट में एक बात याद कर लेंगे कि रासो शब्द जो है एक ओज ग्रंथों के लिए आया हुआ शब्द है। रासो शब्द से एक ओज ग्रंथ शब्द का बोध होता है। तो रासो शब्द से, रासो शब्द से ओज ग्रंथ का, ओज ग्रंथ का बोध होता है। रासो शब्द से जो है ओज ग्रंथ का बोध होता है। लिख लीजिए आप, यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बारे में बात करेंगे रासो शब्द की, रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। यहाँ तक नोट कर लें आप। माता प्रसाद गुप्त रासक से मानते हैं, गणपति चंद्रगुप्त भी रासक से मानते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस शब्द से मानते हैं और रास शब्द से ओज ग्रंथ का बोध होता है। ठीक है, अब चलते हैं रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, और फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रासो साहित्य के प्रमुख रचनाओं के प्रमुख ग्रंथों के बारे में। रासो साहित्य, तो हेडलाइन लिखेंगे आप, रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, रासो साहित्य की प्रमुख
विशेषताएं, रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। अब बात करें तो सबसे पहले ये कि एक तो ये जो साहित्य जो है मुख्यतः चारण कवियों के द्वारा रचा गया है, पहली बात तो ये। तो पहली लाइन नोट करेंगे आप, यह साहित्य, रासो साहित्य जो है, यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है। मुख्यतः चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है, पहली बात। ठीक है, ये आप सबको पता है, इसलिए इसे चारण साहित्य भी कहा जाता है। तो यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है। इन रचनाओं में चारण कवियों ने क्या किया, अपने जो आश्रयदाता थे, जो राजा थे, उनके शौर्य ऐश्वर्य का अतिशोक्तिपूर्ण यानी कि बढ़ चढ़ कर वर्णन किया है ना, जितना नहीं है उससे भी ज़्यादा वर्णन किया है। ठीक है, तो इन रचनाओं में इन रचनाओं में चारण कवियों इन रचनाओं में चारण जो है, चारण कवियों द्वारा अपने आश्रय अपने आश्रयदाताओं अपने आश्रयदाताओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब हो गया बढ़ चढ़ कर, जितना वास्तव में नहीं है उससे भी ज़्यादा वर्णन, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। ठीक है, इन रचनाओं में चारण कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का जो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। और रासो साहित्य ही आदिकाल का प्रतिनिधि साहित्य, ये याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। रासो साहित्य आदिकाल का प्रतिनिधि साहित्य है। आदिकाल का कौन सा साहित्य? प्रतिनिधि साहित्य है। ठीक है ना, प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्य है। फर्स्ट रैंक आती है ये इसमें आदिकाल के साहित्य में इसकी। जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य में फर्स्ट रैंक इसकी है रासो साहित्य की। और रासो साहित्य में जो है मुख्य रस कौन सा है? अंगिरस। रासो साहित्य में अंगिरस कौन सा है? आप सबको पता है, वीर रस। अंगिरस, रासो साहित्य में अंगिरस जो है वो कौन सा है? अंगिरस है, अंगिरस वीर है। ठीक है, अंगिरस कौन सा है? वीर रस है। अंगिरस वीर रस है रासो साहित्य में। नोट कर लें यहाँ तक। तो रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें देखा है कि इस साहित्य में मुख्यतः चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है। इन रचनाओं में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के शौर्य ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। और रासो साहित्य आदिकाल का प्रतिनिधि साहित्य है, और रासो साहित्य में अंगिरस जो है वीर रस है। नोट कर लें, और साथ के साथ लिख रहे हो तो लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलें आगे बात करते हैं और प्रमुख विशेषताओं के बारे में और अति महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। देखो, विशेषताओं से प्रश्न बन सकते हैं, और प्रश्न बनेंगे जो कि चार बड़े बड़े ऑप्शन वाले प्रश्न आएंगे, उनमें से बनेंगे कौन सी राष्ट्र साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है, तो ध्यान से हर चीज़ को याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि जो वीर और श्रृंगार रस जो है ना, इसमें उसकी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है रासो साहित्य में। तो रासो साहित्य में वीर और श्रृंगार रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है।
अभिव्यक्ति हुई है। और आगे बात करें तो राष्ट्र साहित्य की यह आधारभूत राष्ट्र साहित्य में जो है राष्ट्रीयता का जो है नितांत अभाव है, क्योंकि राजा महाराजा अपने छोटे क्षेत्र के लिए ही लड़ते थे, उसके लिए ही मरते थे, उसके लिए जीते थे, तो उनके लिए राष्ट्र की कोई भावना नहीं थी। तो इसमें राष्ट्र साहित्य में जो लिखा गया है वो अपने क्षेत्र विशेष, अपने एक राजा की प्रशंसा के लिए लिखा गया है, पूरे हिंदुस्तान को लेकर कोई साहित्य नहीं लिखा गया है। इसलिए राष्ट्र साहित्य में जो है एक राष्ट्रीयता का जो भाव होता है उसका नितांत अभाव है। तो अगला तथ्य, राष्ट्र साहित्य में राष्ट्रीयता का नितांत अभाव है, नितांत अभाव है। ठीक है, तो राष्ट्र साहित्य में जो है राष्ट्रीयता का नितांत अभाव है। और राष्ट्र साहित्य में जो है क्षेत्रवाद मिलता है। ठीक है, उस जो है उसे संकीर्ण तुच्छ राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं। राष्ट्र साहित्य में राष्ट्रीयता है तो है नहीं, क्षेत्रवाद है। तो राष्ट्र साहित्य में क्षेत्रवाद मिलता है, क्षेत्रवाद मिलता है। राष्ट्र साहित्य में जो है क्षेत्रवाद मिलता है। उसे संकीर्ण या तुच्छ राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं। संकीर्ण राष्ट्रवाद, तुच्छ राष्ट्रवाद जिसमें संकीर्णता की भावना है ना, राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं। उसमें कोई राष्ट्रीयता नहीं है, बस एक झूठा, ठीक है भाई, राष्ट्र अपना मानते उसे मान सकते हैं। तो इसे संकीर्ण, इस तुच्छ शब्द को हटा दें, संकीर्ण राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं। बात करेंगे तथ्य की, तो राष्ट्र साहित्य में जो है सामंती जो अभिजात्यवाद की उसकी अभिव्यक्ति मिलती है, क्योंकि राजा महाराजाओं को एक उच्च वर्ग को लेकर लिखा गया है। तो राष्ट्र साहित्य में सामंती अभिजात्यवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। अभिव्यक्ति मिलती है। राष्ट्र साहित्य में जो है सामंतीवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लें जल्दी से। तो राष्ट्र साहित्य जो है वीर और श्रृंगार रस की सुंदर अभिव्यक्ति है। राष्ट्र साहित्य में जो है राष्ट्रीयता का नितांत अभाव है। और राष्ट्र साहित्य में क्षेत्रवाद मिलता है, उसे संकीर्ण राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं। और राष्ट्र साहित्य में जो है सामंती अभिजात्यवाद की अभिव्यक्ति भी मिलती है। लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। चलते हैं आगे, और कुछ विशेषताएं और बाकी, उसके बाद हमारे राष्ट्र साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कंप्लीट हो जाएंगी। उसके आगे पढ़ेंगे राष्ट्र साहित्य की प्रमुख रचनाओं के बारे में, जो कि नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, राष्ट्र साहित्य वीर और श्रृंगार रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। राष्ट्र साहित्य में राष्ट्रीयता का अभाव है। राष्ट्र साहित्य में क्षेत्रवाद मिलता है, उसे संकीर्ण राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं। और राष्ट्र साहित्य में सामंती अभिजात्यवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। अब अगली बात है कि राष्ट्र साहित्य जो है, राष्ट्र साहित्य कौन सा साहित्य? दरबारी साहित्य। राष्ट्र साहित्य मूलतः दरबारी साहित्य है, मूलतः दरबारी साहित्य है। राष्ट्र साहित्य कौन सा साहित्य? मूलतः दरबारी साहित्य है। राष्ट्र साहित्य में प्रामाणिकता व अप्रामाणिकता का विवाद गहरा है, क्योंकि राष्ट्र साहित्य में जो भी बातें कही गई है वह अतिशयोक्तिपूर्ण कही गई है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, उसमें तथ्यों का कोई ध्यान रखा नहीं गया है, वर्ष का, शन का, कुछ भी। जिस भी तरह अपने राजा की प्रशंसा की जा सकती है उस तरह प्रशंसा की गई है। तो इसलिए जो राष्ट्र साहित्य में प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का जो विवाद है वह है, मतलब अप्रामाणिकता का भाव भी मान सकते हैं। तो राष्ट्र साहित्य में प्रामाणिकता, राष्ट्र साहित्य में जो प्रामाणिकता व अप्रामाणिकता का विवाद गहरा है, है ना। और
अप्रामाणिकता का ये आरोप ऐतिहासिकता पक्ष को लेकर हुआ है, क्योंकि इतिहास का कुछ ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए अप्रामाणिकता का यह आरोप ऐतिहासिकता को लेकर हुआ है। ठीक है, बात करें आगे तो रासो साहित्य में जो है इतिहास और कल्पना का समन्वय मिलता है ना। रासो साहित्य में इतिहास और कल्पना का समन्वय मिलता है। यूँ माने कि कल्पना की प्रधानता है, मिलता है। इतिहास तो कम है, कल्पना ही ज़्यादा है। कल्पना का जो है वो मिलता है, समन्वय मिलता है। ठीक है, और बात करें कि रासो साहित्य में भारतीय संस्कृति के जो उदात्त जीवन मूल्य उनकी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, तो ये भी नोट कर लें आप। रासो साहित्य में भारतीय संस्कृति के उदात्त जीवन मूल्यों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, रासो साहित्य में भारतीय संस्कृति के उदात्त जीवन मूल्यों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ तक नोट कर लें, फिर लास्ट में एक दो बातें हो रही है, उसके बाद आज की जो क्लास अपनी पूरी हो जाएगी। तो रासो साहित्य मूलतः दरबारी साहित्य है। रासो साहित्य में अप्रामाणिकता का विवाद गहरा है। अप्रामाणिकता का यह आरोप ऐतिहासिकता को लेकर हुआ है। रासो साहित्य में इतिहास और कल्पना का समन्वय मिलता है। रासो साहित्य में भारतीय संस्कृति के उदात्त जीवन मूल्य की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। स्क्रीनशॉट ले लो आप और फिर चलते हैं आगे। ठीक है, साथ के साथ नोट्स बनाएं और रिवीजन ज़रूर करें ना। नोट्स बनाएं, रिवीजन जरूर करें, रिवीजन पे फोकस ज़रूर करें। रिवीजन के बिना कुछ नहीं है, रिवीजन ज़रूर करें। अब बात करते हैं भाषा की। तो रासो साहित्य में दो प्रकार की भाषाएं मिलती है, भाषा डिंगल और पिंगलन। रासो साहित्य में दो शैलियाँ मिलती है। रासो साहित्य में डिंगल पिंगल शैलियों का प्रयोग हुआ है। डिंगल पिंगल शैलियों का प्रयोग हुआ है। बात करें डिंगल की, डिंगल और पिंगल। डिंगल में क्या है, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी है। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, और इसमें है प्रिंगल में अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा से जो शैली बनी है वह डिंगल बनी है, और अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा से जो शैली बनी है वह पिंगल शैली बनी है ना। तो भाषा डिंगल और पिंगल शैलियाँ मिलती है। डिंगल में अपभ्रंश और राजस्थानी का योग है भाषाओं का, पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज भाषा का योग है। रस का मैंने लिखवाई दिया आपको। एक बात याद रख लें कि रासो साहित्य में जो है अंगिरस तो वीर है और साहिक रस श्रृंगार है ना। रासो साहित्य में ये याद रख लें, अंगिरस तो कौन सा है, वीर रस है। अंगिरस वीर रस है तथा सहायक रस कौन सा है, श्रृंगार। सहायक रस
श्रृंगार है तथा रासो साहित्य में सभी रसों का समावेश मिलता है, लेकिन ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, मिलता है लेकिन शांत रस नहीं मिलता है, रासो साहित्य में नहीं मिलता है। ये बात जरूर नोट कर लें, रासो साहित्य में शांत रस नहीं मिलता है। ठीक है, आज क्लास इतनी ही। एक बार देख लो, भाषा राव साहित्य में डिंगल पिंगल शैलियाँ, डिंगल में अभ्रंश राजस्थानी, पिंगल में अभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। राव साहित्य में इंग्रस वीरस साइग्रस श्रृंगार था। राव साहित्य में सभी रसों का समावेश हुआ है, लेकिन शांत रस नहीं मिलता है। साथ के साथ नोट्स बना लें, रिविजन करते हुए चलें, प्रैक्टिस ज़रूर करें ना, और रेगुलर क्लासें देखें, और जो भी मोटिवेशनल वीडियो जो भी आते हैं उसको तुरंत देख लें, और अपने जीवन शैली को, अपनी दैनिक दिनचर्या को अपनी निरंतर बना लें, क्योंकि अब समय जो है बहुत कम है, वैकेंसी आने वाली है। अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लेना है, साहित्य शिक्षण क्लासेस के साथ बने रहना है। अपने साथियों को वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्रतिक्रियाएं जरूर दें, और सब्सक्राइब जरूर करें। और कम से कम आपका नैतिक दायित्व बनता है कि जब इतना कुछ आपके लिए मैं कर रहा हूँ, तब 5 से 10 साथियों को जरूर अपने साहित्य चैनल से जोड़ें, सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।